नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो हमने यहाँ पर यूपीटेट 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें 1000 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और उसमें आपको बताया गया था कि भाई हर पार्ट में आपको 150 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में भी आपको 150 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि 151 से 300 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। यदि फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, वन लाइनर प्रश्न, ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा इसमें, कम समय में ज्यादा प्रश्न देने की कोशिश करेंगे। और यूपीटीआर 2026 में जो पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस है वो हर सिलेबस यानी कि हर टॉपिक से प्रश्न इसमें रखे गए हैं, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। सबसे पहले वीडियो को सभी बच्चों को शेयर करना है ताकि हम इस प्रकार के वीडियो आगे भी बना सके, है ना। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया आपसे कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 40 के बारे में पूछा गया है और ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, यानी कि गांव के लोग अपने फैसले खुद ले सकते हैं। ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में यहाँ पर अनुच्छेद 40 में बताया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भाई अनुच्छेद 21A के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यहाँ पर देखिए दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद याद रखना बहुत जरूरी है, अनुच्छेद 21 से। अब आयु वर्ग पूछे तो 6 से 14 वर्ष आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकारों के बारे में पूछा गया है, तो भाग 3 या फिर उसे पार्ट 3 भी कह सकते हैं। यहाँ संविधान का वहां हिस्सा है जो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार जैसे जो आजादी वगैरह होती है वो देता है। कौन? भाग 3, है ना, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति पर यदि आपको महाभियोग चलाना है तो वो अनुच्छेद 61 में दी गई है। यदि राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ जाए तो उन्हें पद से हटाने की एक ये प्रक्रिया है और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आती है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? यहाँ पर देखिए महान्यायवादी के बारे में पूछा गया है, तो अनुच्छेद 76 होगा। कौन सा? अनुच्छेद 76। यहाँ कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखने वाला जो सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है उसे ही महान्यायवादी कहते हैं। और ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 76 में इनकी नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। धन विधेयक की बात करें कि धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो यहाँ पर ये दी गई भैया अनुच्छेद 110 में। किसमें? अनुच्छेद 110 में सरकार के पैसे, टैक्स और खर्च से जुड़े कानून को धन विधेयक कहते हैं। और कौन सा अनुच्छेद है ये? तो अनुच्छेद 110 है, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? जिनको फांसी वगैरह हो जाती है उनको यदि क्षमा देना है तो कौन सी शक्ति का उपयोग करेगा, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करेगा? तो अनुच्छेद 72 में। कौन से भैया? अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराधी की सजा माफ करने या कम करने की पावर होती है। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत होती है। राज्यपाल को राज्य के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिलती? राज्यपाल को राज्य में अध्यादेश के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो वो अनुच्छेद होगा आपका 213 में। कौन से अनुच्छेद में? 213 में। जब विधानसभा काम न कर रही हो तब राज्यपाल द्वारा तुरंत बनाया गया एक इमरजेंसी नियम जिसे राज्य में अध्यादेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अध्यादेश कहा जाता है। वो लगा सकता है कौन? राज्यपाल, है ना, अनुच्छेद 213 में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। कौन सी सूची में? वर्तमान में 8वीं अनुसूची में, ये याद रखिएगा। इसमें भारत की 22 अहम भाषाओं को आधिकारिक पहचान दी गई है। कौन सी सूची में? 8वीं अनुसूची में। ये ध्यान भी आपको साथ में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दल बदल विरोधी कानून को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो दल बदल विरोधी कानून के बारे में पूछा गया है, तो भैया 10वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। यहाँ नेताओं को चुनाव जीतने के बाद लालच में अपनी पार्टी बदलने से रोकने का नियम बताता है। कौन सा? 10वीं अनुसूची में, है ना। अनुसूची पूछा गया है तो 10वीं अनुसूची आपको पता होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो दिया गया है ये 73वें संविधान संशोधन, यहाँ पर सन याद रखिएगा, 1992 में दिया गया है। इसके द्वारा ग्राम पंचायतों को संविधान की जगह और कानूनी ताकत दी गई है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, है ना, यानी कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त है पंचायती राज व्यवस्था।
भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, जिसे शॉर्टकट में केग कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया, इसे केग कहा जाता है, का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 148 में। किस अनुच्छेद में भैया? 148 अनुच्छेद में। यहाँ सरकार के खातों और खर्चों की बारीकी से जांच करने वाला एक मुख्य अधिकारी होता है आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे केग भी कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना, अनुच्छेद 148। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आपातकाल की जो घोषणा की जाती है आपकी राष्ट्रपति द्वारा, वो अनुच्छेद 352 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? 352 के तहत। जब देश पर युद्ध या बड़ा खतरा हो तब पूरे देश में आपातकाल लगाने का नियम जो है वो अनुच्छेद 352 के तहत दिया गया है। और किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। अगला प्रश्न, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत जब कोई राज्य सरकार ठीक से काम ना करे तब वहां सीधे राष्ट्रपति का राज लागू हो जाता है। और कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? वो अनुच्छेद 356। भारत में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये 360 में। कौन सा अनुच्छेद? 360। जब देश में पैसों का भारी संकट हो तब इसे लागू किया जाता है और भारत में आज तक लागू नहीं हुआ है। यानी कि जो भारत में वित्तीय आपातकाल है ये अभी तक लागू नहीं किया गया है। लेकिन अनुच्छेद के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 360, है ना। चलिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यहाँ पर देखिए समवर्ती सूची के बारे में पूछा गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कि यहाँ वो विषय की लिस्ट है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार अपना कानून बना सकती है समवर्ती सूची के अंतर्गत। और कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत के मूल संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां थी? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुल अनुसूचियां जो पूछी गई है, मूल संविधान जब संविधान बना था तब पूछी गई थी, यहाँ पर पूछी गई है। तो जब संविधान बना था तब कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अब कितनी है भैया? वर्तमान में 12 है। यानी कि जब 1950 में हमारा संविधान बना था तब उसमें 8 सूचियां, यानी कि 8 अनुसूचियां थी, और अब बढ़कर कितनी हो गई? वर्तमान में 12 हो गई। तो विशेषकर ये ध्यान दीजिएगा, भाई मूल संविधान में पूछा गया है या फिर वर्तमान में पूछा गया है, दोनों डिफरेंस, यानी दोनों बातें अलग अलग है, डिफरेंस है, तो आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसने कार्य किया था? यहाँ पर देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के बारे में पूछा गया है, तो ये किया था B.N. राव। किसने किया था भैया? B.N. राव। इन्होंने संविधान बनाने वाली टीम को बहुत सी जरूरी कानूनी सलाह दी थी। किसके द्वारा दी गई थी? B.N. राव के द्वारा दी गई थी, या फिर संवैधानिक सलाह B.N. राव के द्वारा दी गई थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में तो सभी को पता है, कौन है भैया? वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्होंने हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, कच्चा रूप। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, इनका काम था उसका जो कच्चा रूप यानी कि ड्राफ्ट रूप तैयार करना था, और ये किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, है ना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इनके द्वारा बताया गया था कि हमारा नया संविधान कैसा होगा और यहाँ क्या क्या लक्ष्य पूरा करेगा। ये सारी चीजें किसके द्वारा बताई गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बताया गया था। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य शामिल थी? यहाँ पर पूछा गया कि भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य शामिल थी? तो याद रखिएगा 15 महिला सदस्य। कितनी? 15 महिला सदस्य संविधान बनाने वाली टीम में, पुरुषों के साथ 15 महिलाएं भी बराबर में शामिल थी। तो सदस्य के बारे में आपको पता होना चाहिए, महिला के बारे में पूछे तो 15 याद रखिएगा। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यदि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के बारे में पूछे तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। कौन सा? अनुच्छेद 29 के अंतर्गत देश में जिनकी संख्या कम है, जिसको क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यक कहा जाता है, वे अपनी भाषा और संस्कृति को बचाकर रख सके, ये कानून बनाया गया था, उसका संरक्षण बनाया गया था। और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आता है। संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन की संवैधानिक सिद्धांत का हिस्सा है। यदि यहाँ पर संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के बारे में पूछे तो इसे कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP का
अब यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जाने तो यहाँ पर बात करें इसकी तो लड़का हो या लड़की, अगर काम एक हो तो पगार भी एक ही मिलेगी, यानी कि एक काम एक पगार, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, जैसा काम वैसा पगार। यदि वो लड़की कर रही तो भी उसको उतना पगार मिलेगा और लड़का कर रहा तो भी उसको उतना ही पगार मिलेगा, है ना। तो दोनों को समान पगार मिलेगा। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संवैधानिक सिद्धांत का एक हिस्सा है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत याद रखिएगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। यहाँ प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति है। यहाँ पर जिस समय वो उपराष्ट्रपति हो बन जाता है, जब शपथ लेता है, उसी समय राज्यसभा का पदेन सभापति वो अपने आप बन जाते हैं, किसी प्रकार का कोई चुनाव नहीं होता है। तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत होता है भैया? अनुच्छेद 64 में। कौन सा अनुच्छेद? 64 में। ये देश के उपराष्ट्रपति ही हमेशा राज्यसभा यानी सदस्य के जो ऊपरी सदन है इसके बोस यानी कि सभापति होते हैं। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 64 के अंतर्गत। संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को आयोजित हुई थी? यहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में पूछा गया है। तो ये हुई थी भैया 9 दिसंबर 1946। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसी दिन से आजाद भारत का संविधान बनाने के लिए बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ था। कब? 9 दिसंबर 1946। भारत में जंगली जानवरों को बचाने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में जंगली जानवर को बचाने के लिए वर्ष 1972। कब हुआ था? वर्ष 1972। जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगाने के लिए यहाँ सख्त कानून बनाया गया था। अगला प्रश्न, जंगलों की कटाई रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? यहाँ पर जंगलों की कटाई रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा गया है। तो यह वर्ष 1980 में। कब? वर्ष 1980 में देश के जंगलों को कटने और बर्बाद होने से बचाने के लिए यहाँ नियम बनाया गया था। कौन सा? वन संरक्षण अधिनियम 1980। भारत में जल यानी कि प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? जल अधिनियम कह लीजिए, प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कह लीजिए। यदि पूछे किस वर्ष इसे बनाया गया था तो ये वर्ष 1974 में। कब बनाया गया था? 1974 में। हमारी नदियों और तालाबों के पानी को फैक्ट्रियों की गंदगी से बचाने का ये कानून है। और कौन सा कानून है भैया? जल अधिनियम, है ना। और वर्ष 1974 में इसे बनाया गया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में हवा को साफ रखने के लिए वायु प्रदूषण या फिर प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम भी इसे कहा जाता है, ये कब अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1981 में। कब आया था? 1981 में। हवा में धुएं और जहर को मिलने से रोकने के लिए इस कानून को बनाया गया था। कौन से कानून को? वायु अधिनियम को। कब बनाया गया था? वर्ष 1981। भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी भैया? हाथी परियोजना की शुरुआत तो ये की गई थी वर्ष 1992 में। कब की थी? वर्ष 1992 में। हाथियों को शिकारियों से बचाने और उनके जंगलों को सुरक्षित करने के लिए इस परियोजना को लागू किया गया था और परियोजना का नाम है हाथी परियोजना। और कब? वर्ष 1992 में। एक सींग वाले गेंडों को बचाने के लिए गेंडा परियोजना भारत में कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी वर्ष 1987 में। कब की गई थी? वर्ष 1987 में। गेंडा परियोजना यानी कि काजीरंगा के एक सींग वाले गेंडे को विलुप्त होने से बचाने के लिए इस योजना को चलाया गया था। कहां पर पाए जाते हैं एक सींग वाले गेंडे सबसे ज्यादा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ये आपको पता होना चाहिए, साथ में वर्ष भी आपको पता होना चाहिए। बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले तेंदुओं के लिए हिम तेंदुआ परियोजना ये कब आरंभ किया गया था? यहाँ पर हिम तेंदुआ परियोजना के बारे में पूछा गया है। तो वर्ष 2009 में। कब भैया? वर्ष 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना बर्फीले पहाड़ों पर रहने वाले सुंदर और दुर्लभ तेंदुओं को बचाने की एक पहल की गई थी, जिसे नाम दिया गया था हिम तेंदुआ परियोजना, जो कि 2009 में स्टार्ट की गई थी, आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? यहाँ पर मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन परियोजना के बारे में पूछा गया है। तो ये 1975 में। कब की गई थी भैया? 1975 में मगरमच्छ परियोजना यानी कि मगरमच्छों की कम होती संख्या को बढ़ाने और उन्हें पालने का प्रयास किया गया था। कब किया गया था? 1975 में। कौन सी परियोजना शुरू करके? मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन परियोजना शुरू करके। पर्यावरण से जुड़े मामलों को जल्दी सुलझाने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एनजीटी के बारे में पूछा गया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में तो ये किया गया था भैया 2010 में।
कब किया गया था एनजीटी की स्थापना? वर्ष 2010 में। यहाँ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को जल्दी सजा देने वाला एक खास ग्रीन कोड बनाया गया था और उसका नाम था राष्ट्रीय हरित अधिकरण, एनजीटी। इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2010 में की गई थी। दलदली जमीनों को बचाने के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर विश्व आर्द्र दिवस भूमि आर्द्र भूमि दिवस के बारे में पूछा गया, कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को दलदली जमीनों और झीलों के महत्व को दुनिया को बताने के लिए आपका जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है इसे मनाया जाता है। वनों के महत्व को बताने के लिए, वनों के महत्व को बताने के लिए विश्व वानिकी दिवस के बारे में पूछा गया है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस के बारे में पूछे, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को पेड़ों और जंगलों को बचाने की याद दिलाई जाती है कि भैया आपको ये नहीं करना है। कब? 21 मार्च को, है ना? तो याद रखेगा सब। जलवायु के प्रति जागरूकता के लिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस के बारे में पूछा गया है कि किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को, है ना? मौसम में हो रहे खतरनाक बदलाव के प्रति लोगों को जागरूक किए जाने के संबंध में इस दिवस को मनाते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दुनिया भर में जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पूरी दुनिया के लोगों को बीमारियों से बचने और सेहतमंद रहने का संदेश इस दिन दिया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। और इस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। हमारे देश की पुरानी इमारतों और किलों को बचाने की कस्में खाई जाती है। कब? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने वाली परत की रक्षा के लिए विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? सभी को पता है 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने वाली ओजोन परत की रक्षा का दिन होता है, यानी कि इस दिन मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कुदरत का संतुलन बनाए रखने के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कुदरत का संतुलन बनाए रखने के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के बारे में पूछा गया है। तो ये 28 जुलाई को मनाते हैं। 28 जुलाई को पेड़ पौधों और जानवरों को बचाकर कुदरत का बैलेंस बनाए रखने की बात करते हैं, यानी कि कब करते हैं बात? 28 जुलाई, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बचाने के लिए विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस के बारे में पूछा गया है। तो ये 5 सितंबर। कब भैया? 5 सितंबर को मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को प्रदूषण से बचाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 5 दिसंबर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पेड़ों की कटाई रोकने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए चिपको आंदोलन के बारे में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। कहां से कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1973। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी? चिपको आंदोलन की। कब की गई थी? 1973 में। कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश में। कौन से जिले में की गई थी? चमोली जिले में, जो कि अभी वर्तमान में कौन से राज्य में है भैया? उत्तराखंड राज्य में, है ना? तो ये 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। बड़े बांधों के विरोध में चलाए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेत्री कौन थी? यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेत्री के बारे में पूछा गया है। तो वो मेधा पाटकर होंगी। कौन होंगी भैया? मेधा पाटकर होंगी। नर्मदा बचाओ आंदोलन बड़े बांध बनने से बेघर हो रहे लोगों और नदी को बचाने की एक लंबी लड़ाई लड़ी थी मेधा पाटकर जी ने। तो ये याद आपको होना चाहिए। प्राकृतिक साल के वनों को बचाने के लिए जंगल बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में कहां से शुरू हुआ था? यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक साल के वनों को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? जंगल बचाओ आंदोलन। कब किया गया था? 1980। कहां से शुरू किया गया था? सिवभूमि जिले से, जो कि वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। आपको पता होना चाहिए। झारखंड के आदिवासियों द्वारा अपने प्राकृतिक जंगलों को ठेकेदारों से बचाने की एक मुहिम चलाई गई थी 1980 में। ठीक, जंगल बचाओ आंदोलन।
खेजड़ी वृक्ष सभी को पता है भैया, खेजड़ी वृक्ष यानी कि खेजड़ी वृक्ष आंदोलन के बारे में, इसको बचाने के लिए 1730 में राजस्थान के किसके नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ था? इसे कहा जाता है खेजड़ी आंदोलन। कब किया गया था? 1930 में। कहां पर किया गया था? राजस्थान में। और किसके द्वारा किया गया था? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी आंदोलन 1930 में। राजस्थान में कौन से समाज ने भैया? तो बिश्नोई समाज के लोगों ने एक पेड़ बचाने के लिए अपनी जान देती थी, यानी कि पेड़ पर सब अपने अपने एक एक पेड़ चुनकर उस पर चिपक गए थे, है ना। और इसके नेतृत्व कौन कर रही थी? अमृता देवी बिश्नोई जी इसका नेतृत्व कर रही थी। साइलेंट वैली जिसे शांत घाटी भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है? जिसे बांध परियोजना से बचाने के लिए यहाँ पर आंदोलन भी हुआ था। यहाँ पर सीधा सीधा शांत घाटी किस राज्य में स्थित है इसके बारे में पूछा गया है, तो ये केरल में है। कौन से जिले में यदि पूछे तो पलक्कड़ जिले में स्थित है केरल के, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो 21वीं सदी का प्लान था जिसका नाम था एजेंडा 21, किस सम्मेलन का मुख्य परिणाम था? यहाँ पर सम्मेलन के बारे में पूछा गया है, तो सम्मेलन का नाम है पृथ्वी सम्मेलन। क्या नाम है भैया? पृथ्वी सम्मेलन। कब हुआ था? 1992 में। कहां पर? रियो डी जेनेरो में हुआ था। पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने के लिए दुनिया भर के देशों का 21वीं सदी का यह मास्टर प्लान था, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। ठीक, आगे बढ़े। वर्ष 1984 में हुई वो भोपाल गैस त्रासदी कारखानों के से किस खतरनाक गैस के रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। अब ये कौन सी गैस के कारण हुई थी? काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण एक फैक्ट्री से जहरीली गैस रिसने के कारण भोपाल में रातों रात हजारों लोगों की मौत हो गई थी, और उस गैस का क्या नाम था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। भोपाल गैस त्रासदी थी 1984 में हुई थी। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। गैसों को रोकने के लिए कौन सा वैश्विक समझौता किया गया था? तो उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फ्रिज और एसी से निकलने वाली जो हानिकारक गैस है उसे रोकने का एक वैश्विक समझौता था जिसका नाम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, आगे बढ़ेंगे। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किस दिन रखा गया था जिसे अब उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं? उत्तर प्रदेश के पहले उसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ये कब किया, यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो ये 24 जनवरी 1950 की इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि 24 जनवरी इस दिन 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर हमारा उत्तर प्रदेश रखा गया था। कि सन पूछे तो 1950 और तारीख पूछे तो 24 जनवरी, है ना। इस दिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए वर्तमान उत्तर प्रदेश को कुल कितने मंडलों और जिलों में बांटा गया है? तो यहाँ पर वर्तमान में पूछा गया है, तो ये 18 मंडल और 75 जिले में बांटा गया है ना। याद रखिएगा, इतने हिस्सों में हमारे बड़े से यूपी को अच्छे प्रशासन के लिए बांटा गया था। 18 मंडल और 75 जिले। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला पूछे कौन सा भैया? सबसे बड़ा जिला तो लखीमपुर खीरी। कौन सा है? जमीन और एरिया के मामले में यहाँ यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला पूछे, सबसे बड़ा जिला अभी हमने देखा लखीमपुर खीरी, लेकिन सबसे छोटा जिला के बारे में पूछे तो कौन सा होगा? हापुड़ होगा। एरिया के हिसाब से यहाँ यूपी का सबसे छोटा जिला होगा हापुड़ जिला। उत्तर प्रदेश का वहां इकलौता जिला कौन सा है जिसकी सीमा सर्वाधिक 4 राज्य यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को छूती है? वो कौन सा जिला है अपना उत्तर प्रदेश का? वो है सोनभद्र। कौन सा भैया? सोनभद्र यहाँ यूपी का इकलौता ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 अलग अलग राज्यों से जाकर टकराती है। उस जिले का नाम है सोनभद्र जिला। उत्तर प्रदेश में बहने वाली वह कौन सी प्रमुख नदी है जिसका उद्गम किसी पहाड़ से ना होकर पीलीभीत के मैदानी क्षेत्र की फुलहर झील से होता है? वो कौन सी नदी है? तो वो है गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी। यह नदी किसी पहाड़ से नहीं बल्कि पीलीभीत के मैदानी इलाके की एक झील से निकलती है, और उस झील को क्या कहते हैं? फुलहर झील, है ना। और कौन सी नदी है? गोमती नदी है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किस जलीय जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए। किसके लिए? घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए है आपका चंबल अभ्यारण्य। यह चंबल नदी का वो इलाका है जहां लुप्त हो रहे घड़ियालों को सुरक्षित रखा जाता है, और उसे सीधा सीधा चंबल अभ्यारण्य भी आप कह सकते हैं, या फिर राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य भी कह सकते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा।
अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का वहां विशाल हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बताना है। किन प्रमुख पशुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बारहसिंगा और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बारहसिंगा और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ यूपी का बहुत बड़ा जंगल और जहां बारहसिंगा और बहुत से तेंदुए रहते हैं। तो याद रखिएगा, यदि बारहसिंगा और तेंदुए के बारे में पूछे तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को उसके धातु शिल्प के कारण पीतल नगरी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की कौन सी नगरी है? तो मुरादाबाद नगरी है, मुरादाबाद नगरी है। इसमें क्या होता है, यहाँ के जो पीतल के बर्तन है या फिर सजावटी सामान है वो दुनिया भर में मशहूर होते हैं, दुनिया भर में जाते हैं यहाँ के पीतल के बर्तन, है ना। तो मुरादाबाद आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो अपनी रंग बिरंगी कांच की चूड़ियों और सुहाग नगरी के रूप में विश्व प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ी या फिर सुहाग नगरी के रूप में फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। यहाँ बनने वाली रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां पूरे देश की सुहागिन महिलाएं पहनती हैं, इसलिए इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं। ठीक, तो फिरोजाबाद आपको याद रखना है। पुराने और पारंपरिक तरीके से परफ्यूम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी कैसे कहा जाता है? तो इत्र नगरी कहते हैं कन्नौज को। किसे कहा जाता है? कन्नौज को। यहाँ फूलों से बने बहुत ही पुराने और शुद्ध तरीके से खुशबूदार इत्र यानी कि जो परफ्यूम होती है उसे बनाया जाता है। कहां पर? कन्नौज में, इसलिए इसे इत्र नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में लकड़ी पर बेहतरीन नक्काशी का कार्य मुख्य रूप से किस जिले में होता है? तो यह होता है सहारनपुर में होता है। कहां पर होता है? सहारनपुर में होता है। यहाँ की कारीगरी लकड़ी पर बहुत ही सुंदर और बारीकी डिजाइन उकेरने जिसे नक्काशी भी कहा जाता है, इसका काम करते हैं। कहां पर? सहारनपुर में करा जाता है, उत्तर प्रदेश में, है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, लकड़ी पर बेहतरीन नक्काशी की जाती है। प्रवासी पक्षियों के लिए मैसूर सुरहा ताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर सुरहा ताल पक्षी विहार के बारे में पूछा गया है, तो ये बलिया जिले में है। कहां पर है भैया? बलिया जिले में स्थित है। बलिया की इस झील में सर्दियों के मौसम में बहुत से खूबसूरत विदेशी पक्षी उड़कर यहाँ पर आते हैं। कहां पर? बलिया जिले में। ठीक, याद रखिएगा। बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? बखीरा पक्षी विहार के बारे में पूछा गया है, तो संत कबीर नगर जिले में। कहां पर है? संत कबीर जिले में स्थित है। संत कबीर नगर का यहाँ दलदली इलाका पक्षियों का एक बहुत ही सुरक्षित घर है। कहां पर है? कौन से जिले में है? संत कबीर नगर जिले में। उत्तर प्रदेश में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किन जानवरों के लिए जाना जाता है? तो यह चीतल, सांबर और काले हिरण के लिए जाना जाता है। कैमूर अभ्यारण्य यहाँ मिर्जापुर और सोनभद्र के पास का जंगल है, जहां चीतल और काले हिरण मजे से घूमते। कहां के पास का जंगल है? याद रखिएगा, मिर्जापुर और सोनभद्र के पास का जंगल है कैमूर अभ्यारण्य, ये याद रखिएगा। और कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने चमड़ा उद्योग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है? तो चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर जाना जाता है। कौन सा? कानपुर। यहाँ शहर चमड़े के जूते, बेल्ट और जैकेट बनाने के कारखानों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वो कौन सा है भैया? शहर कानपुर शहर है। कला और शिल्प का मैसूर ताज महोत्सव प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में कहां पर आयोजित किया जाता है? तो ये आगरा में किया जाता है। ताज महोत्सव आगरा में होने वाला यहाँ एक बड़ा मेला है, जहां देश भर की कला और संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलती। कहां पर? आगरा में। गंगा नदी के तट पर लगने वाला प्रसिद्ध ढाई घाट मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? ढाई घाट मेले के बारे में पूछा गया है, तो ये शाहजहांपुर में लगता है। कहां पर लगता है भैया? शाहजहांपुर में ये लगता है। और ये गंगा नदी के किनारे लगने वाला एक प्रसिद्ध और पुराना धार्मिक मेला है। नदी के बारे में पूछे तो गंगा नदी आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के शिव भक्तों का प्रसिद्ध गोकर्णनाथ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? यहाँ पर गोला गोकर्णनाथ मेले के बारे में पूछा गया है, तो ये लखीमपुर खीरी में इसका आयोजन किया जाता है। लखीमपुर खीरी का यहाँ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जहाँ सावन में बहुत बड़ा मेला लगता है। कब लगता है? सावन में। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है ना। याद रखिए, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में लगता है। परिक्रमा मेला मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल पर लगाया जाता है? परिक्रमा मेले के बारे में पूछा गया है, तो ये लगाया जाता है अयोध्या में। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि के चारों ओर साधु संतों और लोगों की एक बड़ी पैदल यात्रा निकाली जाती है, जिसे परिक्रमा मेला कहा जाता है। और कहां पर? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय वृक्ष कौन सा है? सीधा सीधा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछा गया है, तो वो कौन सा होगा भैया?
अशोक होगा। कौन सा होगा? अशोक का पेड़, है ना, राज के वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राज की पुष्प के बारे में पूछ ले, क्या है जिस जंगल की आग भी कहा जाता है? तो वो है पलाश, जिसे टेसू कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? टेसू कहा जाता है। इसके लाल नारंगी फूल दूर से ऐसे लगते हैं जैसे जंगल में आग लगी हो। इसे यूपी का राज्य फूल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया जिसे जंगल की आग? क्योंकि दूर से ऐसा दिखाई देता है ना। और राज की पुष्प के बारे में सीधा सीधा पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का राज की पुष्प कौन सा है, तो पलाश का फूल यानी कि टेसू का फूल है। उत्तर प्रदेश का राज की पक्षी के बारे में पूछ ले तो वो कौन सा भैया? सारस, जिसे क्रोच भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोच भी से कहा जाता है और हिंदी में इसे सारस कहा जाता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राज की पशु के बारे में पूछे तो कौन है भैया? बारहसिंगा है। कौन है? उत्तर प्रदेश का राज की पशु बारहसिंगा है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कौन सी है जहां से नमक निकाला जाता है? वो है सामर झील। कहां पर स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान की यह झील इतनी खारी है कि इससे निकलने वाला देश के लिए बहुत सारा नमक बनाया जाता है। और कौन सी झील से बनाया जाता है? सामर झील, जो कि राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी मानी जाती है? भारत की पूछी गई है तो केटू या फिर गार्डविन ऑस्टिन को माना जाता है। केटू को यहाँ भारत की सबसे ऊंची और माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की बताया गया। यदि भारत की पूछे तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू है ना, जिसे गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है। हिमाचल पर्वत के सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो हिमालय पर्वत की जो सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है इसे शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक। यहाँ हिमालय की सबसे नई और बाहर की तरफ वाली छोटी छोटी पहाड़ियों की लाइन है। भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए महत्वपूर्ण नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा के बारे में पूछा गया है। भारत और चीन के बीच में है। तो ये कहां पर है भैया? सिक्किम में है। सिक्किम का यहाँ पहाड़ी रास्ता भारत और चीन के बीच सामान भेजने के लिए बहुत जरूरी है, जिसे क्या कहा गया है? नाथुला दर्रा कहा गया है। मनाली को लेह से जोड़ने वाला रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? यहाँ पर देखिए रोहतांग दर्रे के बारे में पूछा गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश का यहाँ बर्फीला और खतरनाक दर्रा मनाली को लेह लद्दाख से जोड़ता है। और मनाली कहां पर है? सीधा सीधा यदि आपको पता है तो आप यहाँ पर रोहतांग दर्रा आसानी से बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में है ना। चलिए, बोमडिला दर्रा भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? तो बोमडिला दर्रा के बारे में पूछे तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा यहाँ अरुणाचल प्रदेश में ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला एक प्राकृतिक रास्ता है, बोमडिला दर्रा, याद रखिएगा। दक्षिण भारत का प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई। यहाँ पर देखिए भारत का या प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुंडी। कौन सी है? अनाई मुंडी। कहां पर है भैया? केरल, है ना। यह दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपी भारत के पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुंडी, जो कि केरल में स्थित है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपी भारत के बारे में पूछा गया है, ये विशेषकर ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर बनाया हुआ है? तो ये बनाया गया है भाई ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि असम में। कहां पर है ये? असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में पानी से घिरा यहाँ मिट्टी का टापू दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के बारे में पूछा गया है ना, जो कि जामुनी नदी पर बना हुआ है। अब उस द्वीप के बारे में बताना था, सॉरी उस नदी के बारे में बताना था, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि असम में बना हुआ है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील के बारे में पूछा गया भारत की, तो है चिल्का झील। कौन सा है? चिल्का झील। समुद्र के किनारे बनी यहाँ ओडिशा की झील खारे पानी की बहुत बड़ी और सुंदर झील है। कहां पर है? ओडिशा में। अपने तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान यानी कि बेबुल लामजाओ की यहाँ पर बात की जा रही है के लिए मशहूर लोकतक झील किस राज्य में है? तो लोकतक झील के बारे में पूछा गया है, तो मणिपुर में है, याद रखिएगा। मणिपुर की झील में घास और मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े पानी पर तैरते रहते हैं। कहां पर? मणिपुर में, लोकतक झील में। यदि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना चाहिए। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पूछे कहां स्थित है? तो बेरन द्वीप पर, यानी कि अंडमान निकोबार में स्थित है। बेरन द्वीप अंडमान का एक यहाँ एकमात्र ऐसा पहाड़ है जिसके अंदर से आज भी गर्म आग यानी कि लावा निकलता है। कहां से? बेरन द्वीप से, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है।
भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियां उल्टी दिशा यानी कि पश्चिम में बहकर किस सागर में गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती उल्टी दिशा में बहकर बंगाल की खाड़ी की बजाय अरब सागर में गिरती है। ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, कहां पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियां। ठीक, आगे बढ़ेंगे। भारत की वह एकमात्र नदी कौन सी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी है? उसे कहते हैं माही नदी। या भारत की इकलौती नदी है जो कर्क रेखा को 1 बार जाते हुए और दूसरी बार लौटते हुए पार करती है, यानी कि 2 बार पार करती, कर्क रेखा को पार करती माही नदी भारत की यहाँ एकमात्र नदी है, याद रखिएगा। संगमरमर की चट्टानों के बीच से गिरने वाला प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर देखिए धुआंधार जलप्रपात के बारे में पूछा गया है। कहां पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी में कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए। साथ में जबलपुर मध्य प्रदेश में यदि पूछे भाई कहां पर है धुआंधार जलप्रपात, तो जबलपुर में है। कहां पर है? जबलपुर में नर्मदा नदी जब सफेद चट्टानों से गिरती है तो पानी धुएं जैसा उड़ने लगता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? धुआंधार जलप्रपात रखा गया, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। भारत का वहां बहुत बड़ा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात कह लीजिए या फिर गरसोप्पा जलप्रपात कह लीजिए। ये कहां पर स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा शरावती नदी पर। और शरावती नदी पर कहां पर भैया? कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। या कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित भारत का सबसे बहुत ही ऊंचा और सुंदर झरना है। कौन सा? गरसोप्पा जलप्रपात या फिर जोग जलप्रपात, है ना। आगे बढ़ेंगे। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस विशेष जानवर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का जो विशेष जानवर है वो है एक सींग वाला गेंडा, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, है ना। एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो वह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किन वन्यजीवों के संरक्षण के लिए है? तो ये एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए है आपका गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है भैया? गुजरात में। किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन 2 प्रमुख नदियों के द्वारा होता है? तो ये होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। किसके भैया? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा आपका जो विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है इसका निर्माण होता है। तो 2 नदियों के बारे में पूछा गया था, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। दुनिया में सर्वाधिक वर्षा दर्ज करने वाला जो स्थान है मौसिनराम भारत के किस राज्य में है? यहाँ पर राज्य पूछा गया है कि मौसिनराम ये दुनिया में सर्वाधिक वर्षा दर्ज करने वाला स्थान है, जो कहां पर है? भारत में मेघालय में। मेघालय की पहाड़ियों की बनावट के कारण यह दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। राजस्थान में फैले थार मरुस्थल को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट। किसके नाम से भैया? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि राजस्थान के इस रेतीले इलाके जिसको थार भी कहा जाता है में बहुत कम बारिश होती है और यहाँ सिर्फ रेत ही रेत है। राजस्थान में फैले कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल, है ना। इसका क्या नाम है? क्या नाम से पुकारा जाता? दूसरा नाम क्या है? सीधा सीधा पूछा गया है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं उन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो उस पहाड़ियों को नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ दक्षिण भारत की वो पहाड़ियां हैं जहां पूर्वी घाट और दक्षिणी घाट आकर आपस में गले मिलते हैं, है ना। इस प्रकार से लगता है, तो इसे क्या कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियां इसे कहा जाता है, उन 2 पहाड़ियों के नाम को। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनी किस मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है? यहाँ पर देखिए रेगुल मिट्टी के बारे में पूछा गया है। तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनी किस मिट्टी को रेगुल मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है। यहाँ ज्वालामुखी के लावा से बनी काली मिट्टी है जो पानी को बहुत देर तक रोक कर रखती है ना। यदि पूछे कि भैया वो कौन सी मिट्टी जो पानी को बहुत देर तक रोक कर रखती है, तो काली मिट्टी है। यह काली मिट्टी किस व्यावसायिक फसल की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है? तो इसमें कपास अच्छा होता है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो रुई होता है ना कपास, उसके लिए बेहतरीन फसल उगाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है।
भारत में केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो ये जम्मू और कश्मीर में होता है। कहां पर होता है? जम्मू और कश्मीर में। कश्मीर की ठंडी जलवायु केसर के छोटे छोटे लाल धागों को उगाने के लिए एकदम परफेक्ट होती है। तो ये जम्मू और कश्मीर में इसे सबसे ज्यादा उगाया जाता है। बहुउद्देशीय भांगड़ा नागल बांध किस नदी के पानी को रोककर बनाया जाता है? तो सतलज नदी के पानी को रोककर बनाया जाता है भांगड़ा नागल बांध। सतलज नदी पर बना एक विशाल बांध कई राज्यों को बिजली और पीने का पानी देता है। वो कौन सा बांध है? भांगड़ा नागल बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? यहाँ पर दो प्रश्न बन रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। 2 से 3 चीजें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। आंखों की रोशनी के लिए सबसे जरूरी विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया है। क्या है भैया? रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए या हमारे आंखों की रोशनी तेज रखने के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पर एक स्रोत के बारे में पूछे तो गाजर का एक बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन ए, है ना। मसूड़ों से खून आने वाले स्कर्वी रोग को रोकने वाले विटामिन सी का रासायनिक नाम यहाँ पर पूछा गया है। उसको कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी। यह हमें बीमारियों से बचाता है, मसूड़ों को मजबूत रखता है और खट्टे फलों से ये मिलता है। जितने खट्टे फल खाएंगे तो आपका विटामिन सी बढ़ेगा। ठीक, आगे बढ़े। हड्डियों को मजबूत बनाने वाले विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या बोलते हैं इसको? कैल्सीफेरोल यानी कि विटामिन डी। इसके बिना हमारी हड्डियां कैल्शियम नहीं सोख पाती और कमजोर होकर टूट सकती है यदि विटामिन डी की कमी हो गई तो, है ना। इसका नाम क्या है? रासायनिक नाम कैल्सोफेरल है। इसका नाम याद रखिएगा, कैल्सीफेरोल। त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो कोटोफेरोल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कोटोफेरोल यानी कि विटामिन ई। यहाँ हमारी त्वचा और बालों को सुंदर और स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी होता है विटामिन ए, और इसका रासायनिक नाम क्या है? कोटोफेरोल है। चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मदद करता है? तो उसे कहा जाता है विटामिन के। क्या कहा जाता है? विटामिन के। जब हमें चोट लगती है तो यहाँ खून को जमा देता है ताकि ज्यादा खून शरीर से बाहर ना बहे। थक्का लगना, रक्त का थक्का बनना, ये विटामिन के यदि आप में अच्छा है तो थक्का जम जाएगा, यदि इसकी कमी है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, है ना। सूर्य के प्रकाश के सीधे संपर्क में आने पर मानव शरीर की त्वचा खुद कौन सा विटामिन बना लेती है? यदि सूर्य के प्रकाश के बने के सूर्य जब निकलता है सुबह सुबह आप बैठेंगे तो विटामिन डी प्राप्त कर लेता है हमारा शरीर। क्या कर लेता है? विटामिन डी। हमारा स्किन इतनी स्मार्ट है कि वहां सूरज की धूप मिलने से ही खुद ही विटामिन डी बनाने लगती है। भोजन में आयोडीन की कमी से गले की थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। इस रोग को क्या कहा जाता है? सरल सा प्रश्न है। आयोडीन की कमी से क्या होता है भैया? घेंगा रोग होता है। क्या होता है? घेंगा रोग होता है ना। नमक में आयोडीन ना होने से गले की ग्रंथि सूजकर एक बड़े गोल की तरह बाहर लटकने लग जाती है, जो गोला होता है उसकी तरह, है ना। शरीर में लोहे यानी कि आयरन तत्व की कमी हो जाने पर खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इसे कौन सा रोग होता है? तो इसे एनीमिया, जिसे रक्त अल्पत्ता भी इसका नाम मतलब इसे कहा जाता है। एनीमिया के लीजिए या फिर रक्त अल्पत्ता के लीजिए। ये आयरन की कमी से, लोह की कमी से ये रोग हो जाता है आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों को विकलांग बनाने वाला पोलियो रोग किसके संक्रमण से फैलता है? तो विषाणु के संक्रमण से फैलता है। किसके? विषाणु के। यहाँ एक वायरस है जो छोटे बच्चों के पैरों की ताकत छीनकर उन्हें जीवन भर के लिए अपाहिज कर देता है ना। पोलियो जो विषाणु के संक्रमण से फैलता है। रेबीज या हाइड्रोफोबियो बीमारी का वायरस मुख्य रूप से किस जानवर के काटने से शरीर में जाता है? तो वो है कुत्ता। रेबीज सरल सा प्रश्न सभी को पता है। कुत्ता या बंदर या बिल्ली के काटने से भी आपको रेबीज हो सकता है। और एक बार यदि आपको रेबीज हो गया, आपने टीका नहीं लगाया, यानी कि समय रहते आपने टीका नहीं लगाया, तो रेबीज से आपकी मौत होना निश्चित है। तेज बुखार वाला जो मलेरिया है रोग किस सूक्ष्म परजीवी के शरीर में घुसने से होता है? तो ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। यहाँ एक छोटा सा परजीवी है जो खून में जाकर मलेरिया या तेज बुखार और कपकपी लाता है। किसके कारण? प्लाज्मोडियम के कारण।
इस मलेरिया परजीवी को इंसानों तक पहुंचाने वाला वाहक कौन सा मच्छर होता है? उस वाहक मच्छर का नाम क्या है? उसे मादा एनाफिलीज मच्छर कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा एनाफिलीज मच्छर कहते हैं। यह वह मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया या परजीवी हमारे शरीर में घुस जाते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न, गंदा और दूषित पानी पीने, प्रश्न छूट गया क्या? शायद एक प्रश्न यहाँ से मिट गया है कुछ कारणवश। 263 के बाद 62 के बाद में डायरेक्ट 64 आ गया है ना। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया, गंदा और दूषित पानी पीने या खुला भोजन खाने से मुख्य रूप से कौन सा रोग हो जाता है? तो गंदा पानी पीना और दूषित पानी पीने से, खुला भोजन से कौन सा रोग हो जाता है? हैजा और टाइफाइड। कौन सा हो जाता है? हैजा और टाइफाइड। गंदा पानी पीने या बाहर का खुला और बासी खाना खाने से ये पेट की जानलेवा बीमारियां हो सकती है, जिसमें हैजा और टाइफाइड हो जाता है ना। नवजात बच्चों को बीसीजी का टीका किस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो उस खतरनाक बीमारी का नाम है तपेदिक, जिसे टीबी भी कहा जाता है ना। टीबी, बीसीजी यानी कि बच्चों को पैदा होते ही यहाँ टीका लगाया जाता है ताकि उन्हें कभी टीबी की गंभीर बीमारी ना हो। उस टीके का नाम क्या है? बीसीजी उसका टीके का नाम है, ये याद रखिएगा। डीपीटी का एक ही टीका बच्चों को किन 3 बीमारियों से एक साथ बचाता है? वो कौन सी बीमारी है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। यदि आपने डीपीटी का टीका लगा लिया तो 3 बीमारी से आप बच सकते हैं, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। ठीक, आगे बढ़ेंगे। गाय या भैंस के दूध में जो हल्की मिठास होती है वह किस शर्करा के कारण होती है? तो लैक्टोज के कारण होती है। किसके कारण? लैक्टोज के कारण। यहाँ दूध में पाई जाने वाली कुदरती चीनी है जो उन्हें हल्का मीठा और पचने लायक बनाती है। आंवला, लीमू, संतरा और कीवी को किस विटामिन का सबसे बेहतरीन प्राकृतिक स्रोत माना जाता है? यदि आप आंवला, लीमू, संतरा, कीवी वगैरह खाते हैं तो आप में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाएगा, क्योंकि विटामिन सी हमेशा खट्टे फलों से पाया जाता है। भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी होने से बच्चों में मुख्य रूप से कौन से 2 गंभीर रोग हो जाते हैं? जिसमें क्वाशियोरकार हो जाता है और मरामस हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? क्वासी योरकोर हो जाता है और मरामस हो जाता है। अगर बच्चों को खाने में प्रोटीन ना मिले तो उनका पेट फूल जाता है और शरीर सूखकर हड्डी का ढांचा हो जाता है। अगला प्रश्न, पेड़ पौधों की पत्तियों को हरा रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है जिससे वे अपना भोजन बनाते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण, है ना। उसको क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। इसके कारण ही जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पत्तियों के अंदर मौजूद हरा रंग है जो सूरज की रोशनी पकड़कर पौधे के लिए खाना पकाता है। लाइकेन किन 2 सूक्ष्म जीवों का एक बहुत ही अच्छा सहजीवी संबंध है? तो ये है भैया शैवाल और कवक का। किसका? शैवाल और कवक का। जो फंगल है यानी कि कवक है, ये घर बनाता है और जो शैवाल है ये खाना बनाता है ना। तो ये दोनों एक दूसरे की मदद करके साथ साथ रहते हैं, शैवाल और कवक। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण में वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक सूचक किसे माना जाता है? कि विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड जो प्रदूषक है, इसका सबसे अच्छा सूचक के बारे में पूछा गया है तो ये लाइकेन माना जाता है। किसे माना जाता है भैया? लाइकेन को माना जाता है। जहां हवा में फैक्ट्री का धुआं ज्यादा होता है वहां लाइकेन मर जाता है, जिससे पता चलता है कि हवा गंदी, यानी कि वहां पर लाइकेन जो पौधा होता है उसे लगाया जाता है। यदि वो सूख गया तो पता चल जाता है कि भैया ये जो धुआं है यानी कि जो प्रदूषण है ये ज्यादा हो रहा है। ये उसकी मदद से पता कर सकते हैं। भोजन को पचाने वाले, रस बनाने वाली मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? भोजन को पचाने वाली, तो वही यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी फैक्ट्री है जो खाना पचाने और शरीर के जहर को खत्म करने का काम करती है, आपका यकृत यानी कि लीवर। मानव शरीर की सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? वो फीमर हड्डी होती है। कहां पर होती भैया? जांग की हड्डी होती है। हमारा यह हमारी जांग की हड्डी है जो पूरे शरीर का वजन आसानी से उठाती है और सबसे मजबूत होती है आपकी फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। हमारे हृदय की धड़कन को सामान्य और नियंत्रित रखने के लिए कौन सा खनिज बहुत जरूरी है? तो वो है पोटेशियम। क्या होना चाहिए? पोटेशियम, यानी केले और नारियल पानी में मिलने वाला यह खनिज हमारे दिल की धड़कन को एकदम सही और नियमित रखता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? केले और नारियल का पानी आपको पीना पड़ेगा। भारत में पहली यात्रा रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? अच्छा प्रश्न है। भारत की पहली यात्रा रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में।
कौन से दो स्टेशनों के बीच में? मुंबई से थाने के बीच में, है ना, मुंबई से थाने के बीच में लगभग कितने किलोमीटर? लगभग 34 किलोमीटर चली थी, है ना। अंग्रेजों ने सबसे पहले मुंबई से थाने तक छोटी सी दूरी के लिए कोयले वाली रेलगाड़ी चलाई थी। उत्तर प्रदेश से दक्षिण भारत को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पूछा गया है। NH-44। कहां से कहां तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कहां तक भैया? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। यहाँ सड़क कश्मीर की वादियों से शुरू होकर पूरे भारत को पार करते हुए एकदम नीचे कन्याकुमारी तक जाती है। तो कहां से कहां तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हाईवे प्रोजेक्ट भारत के किन 4 महानगरों को जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के बारे में पूछा गया है, तो आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। यहाँ बहुत लंबा हाईवे है जो देश के 4 सबसे बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़कर एक चौकोर बनाता है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। पश्चिमी घाट के पहाड़ों और सुरंगों से होकर गुजरने वाली कोंकण रेलवे किन राज्यों को जोड़ती है? कोंकण रेलवे के बारे में पूछा गया है, तो ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। किसको? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ती है। यहाँ ट्रेन पहाड़ों को काटकर बनाई गई सुरंगों और खूबसूरत झरनों के बीच से होकर गुजरती है। और क्या नाम है इसका? कोंकण रेलवे, है ना, याद रखिएगा। सॉरी। उड़ान भरते और उतरते समय घर्षण से बचाने के लिए वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें नाइट्रोजन और हीलियम गैस। कौन सी? नाइट्रोजन और हीलियम गैस भरी जाती है हवाई जहाज के पहियों में। यहाँ गैस इसलिए भरते हैं क्योंकि यहाँ उतरते समय जल्दी गर्म होकर फटती नहीं, यानी कि जल्दी गर्म नहीं होती, है ना, वो हाइड्रोजन या हीलियम गैस होती है। भारत में सबसे पहले वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में किन 2 स्थानों के बीच डाक ले जाने के लिए हुई थी? यहाँ पर याद रखिएगा 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में। कहां पर भैया? इलाहाबाद से नैनी के बीच में भारत में पहली बार हवाई जहाज इंसानों को नहीं बल्कि लोगों की चिट्ठियों को लेकर उड़ा था। इंसानों को नहीं लेकर उड़ा था, किसको? इंसानों ने जो लिखी चिट्ठी थी उनको लेकर ये उड़ा था 1911 में। मिट्टी के बर्तन, घड़े और दिए बनाने के लिए कुम्हार जिस गोल घूमने वाले उपकरण का प्रयोग करता था उसे क्या कहा गया है भैया? या फिर उसे क्या कहा जाता था? तो उसे चाक कहा जाता था। कुम्हार इसे गोल घूमने वाले पहिए पर गीली मिट्टी रखकर उसे अपने हाथों से सुंदर घड़े का आकार देता था, उसे क्या कहा गया भैया? चाक कहा गया। ईवीएस पाठ्यक्रम के अनुसार लकड़ी के दरवाजे, फर्नीचर और अन्य सामान बनाने वाले कारीगर को स्थानीय पेशे में क्या कहा जाता है? तो उसे बढ़ई कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? बढ़ई। पेड़ की सूखी लकड़ी काटकर उससे कुर्सी, मेज और घर के सुंदर दरवाजे बनाने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है? बढ़ई कहा जाता है। भट्टी में लोहे को गर्म करके उससे खेती और औजार और अन्य वस्तुएं बनाने का कार्य कौन करता है? तो ये लोहार करता है। सरल सा प्रश्न है, कौन करता है? लोहार। भट्टी में लोहे को लाल गर्म करके उसे हथौड़े से पीटकर खेती के औजार बनाने वाले को लोहार कहा जाता है। सोने और चांदी को पिघलाकर सुंदर आभूषण बनाने वाले व्यक्ति के पेशे को क्या कहा जाता है? उसे सुनार कहते हैं। सरल सा प्रश्न, क्या कहते हैं उसे? सुनार कहा जाता है। सूती और ऊनी धागों के करघे पर पिरोकर कपड़े बुनने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है? जुलाहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुलाहा। जो व्यक्ति सूती धागों को एक मशीन जिसे करघे कहा जाता है उस पर एक दूसरे से पिरोकर पहनने के लिए कपड़े तैयार करता है उसे जुलाहा कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए। बीजों की बुआई से पहले खेत की मिट्टी को पलटने और भुरभुरा बनाने के लिए किसान पारंपरिक रूप से किस उपकरण का उपयोग करते थे? तो उसे क्या कहा जाता है भैया? हल कहा जाता है। सभी को पता है इसके बारे में। बीज बोने से पहले खेत की सख्त मिट्टी को पलटने और नरम बनाने के लिए किसान हल का इस्तेमाल करते थे। जिसका हल का, जिसे अभी ट्रैक्टर से हम बखर कहते हैं ना, जिसे बखर कहते हैं, पहले वो हल से किया करते थे पुराने लोग। केचुओं की मदद से जैविक खाद बनाने के लिए किए जाने वाले केचुए पालन का वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? इसे वर्मी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर। केचुए पालना ताकि खेत के कूड़े और गोबर को खाकर बहुत ही उपजाऊ और अच्छी खाद बना सके। शहद और मोम प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले मधुमक्खी पालन को विज्ञान के किस नाम से जाना जाता है? विज्ञान में एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मधुमक्खी पालन को सीधा सीधा पूछा गया है, एपीकल्चर कहा जाता है। लकड़ी की खास बक्सों में मधुमक्खियों को पालकर उनसे
मीठा शहद और मोम निकालने का व्यवसाय किया जाता है, उसे एपीकल्चर कहा जाता है। शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़ों का पालन करके रेशम प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, तो उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़े पालना जिनसे हमें रेशमी कपड़े बनाने का चमकदार धागा मिलता है, उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। तालाबों और नदियों के व्यापारिक स्तर पर मछलियां पालने यानी कि मत्स्य पालन के बारे में सीधा सीधा पूछा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या दिया गया है, तो इसे पीसी कल्चर कहा जाता है। बड़े तालाबों में मछलियों के बच्चे डालकर उन्हें पालना और फिर बड़ा होने पर बाजार में बेचना, इसे क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहा जाता है, यानी कि मत्स्य पालन। इको मार्क का मिट्टी के घड़े वाला प्रमाण पत्र भारतीय उत्पादों को किस खासियत के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है जब वे उत्पाद पर्यावरण के प्रति अनुकूल होते हैं तब इसे दिया जाता है। यानी कि जिस साबुन या सामान पर मिट्टी के घड़े का निशान हो उसका मतलब होता है कि वह हमारे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए इसको दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़े। खाद्य तेल, मसालों और अन्य कृषि उत्पादों पर लगा एग मार्क का निशान किस बात की गारंटी देता है, ये उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता की गारंटी देता है। जब एग मार्क उसमें लगा होता है, यानी कि खाने पीने की चीजें जैसे कि तेल मसाले होते हैं, यहाँ निशान गारंटी देता है कि वे एकदम शुद्ध है और उन्हें उसमें मिलावट नहीं है। ये एग मार्क ये इसका प्रमाण होता है। वाहनों और कारखानों से निकलने वाले शोर या ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी इकाई होती है, किससे मापा जाता है, तो डेसिबल से मापा जाता है। हार्न की आवाज कितनी तेज है या कानों को चुभने वाली है, उसे मापने के लिए इस पैमाने का इस्तेमाल करते हैं और उस पैमाने का नाम है डेसिबल। सड़कों के किनारे घने पेड़ लगाने की ग्रीन मफलर तकनीक का उपयोग किस प्रदूषण को कम करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है भैया ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। ग्रीन मफलर है ना, सड़क के किनारे घने पेड़ लगाना ताकि वे गाड़ियों की तेज आवाज जो शोर होता है उसको अपने अंदर सोख ले, है ना, तो यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने वाली ओजोन परत वायुमंडल के किस हिस्से में पाई जाती है, तो समताप मंडल में। यहाँ पर देखिए कौन से मंडल में पाई जाती है, ये पूछा गया है। तो समताप मंडल में यहाँ आसमान का वहां ऊपरी हिस्सा होता है जहां ओजोन गैस की एक चादर फैली होती है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में इस ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस वैज्ञानिक इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। ओजोन की चादर कितनी मोटी या पतली है उसे नापने के लिए वैज्ञानिक इसी इकाई का इस्तेमाल करते हैं जिसे डॉप्सन कहा जाता है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है भैया, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। यहाँ पहाड़ों की एक बहुत लंबी दीवार है जो दक्षिण अमेरिका के एक छोर से शुरू होकर दूसरे छोर तक जाती है। ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, याद रखिएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे पामीर के पठार को उसके आकार और ऊंचाई के कारण किस उपनाम से जाना जाता है, सीधा सीधा यहाँ पर यह पूछा गया भाई पामीर के पठार का दूसरा नाम क्या है, तो दुनिया की छत। इसे क्या कहा जाता है, दुनिया की छत भी कहा जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा और सपाट इलाका है इसलिए इसे दुनिया की छत कहा जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न, जैसा कि हमने बताया था टोटल 300 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये रहा आपका अंतिम प्रश्न। अंतरिक्ष से नीला दिखने वाले हमारे ग्रह पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिर्फ पानी का ही विस्तार है, तो सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है, लगभग 71% भाग पर हमारी पूरी पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से पर क्या है, सिर्फ पानी ही पानी है। ये रहने लायक जमीन नहीं है, रहने लायक जमीन बहुत कम, तो लगभग 71% आपको याद रखना है। ये रहे आपके 300 प्रश्न भैया, ये 300 प्रश्न 151 से 300 तक, यानी कि टोटल आपको यहाँ पर ये 150 प्रश्न मिले। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो सबसे पहले आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करके बताना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो इस वीडियो के अगले पार्ट में हम जल्द मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।